हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी इस तरीके से चल रहा होगा। गाइज, हमने जो क्लास स्टार्ट किए थे, मैराथन क्लास था आपका क्वेश्चन का। बिहार बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आज फिर जो हम लोग पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसका जो है पार्ट 1 कर चुके हैं। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है लास्ट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अनिषेक जनन है। अनिषेक जनन क्या है ये आपको बताना है। अनिषेक जनन क्या होता है ये आपको बताना है। बिना निषेचन के पूर्व भ्रूण के विकास की क्रिया। ऑप्शन बी में है बिना निषेचन के फलों का विकास। ऑप्शन सी में है बिना हार्मोन के फलों का विकास। ऑप्शन डी में है बिना निषेचन के अंडाणु से भ्रूण का विकास। क्या होगा राइट आंसर। अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के भ्रूण के विकास की क्रिया, या बिना निषेचन के फलों का विकास, या ऑप्शन सी में है आपका बिना हार्मोन के फलों का विकास। ऑप्शन डी में है बिना निषेचन के अंडाणु से भ्रूण का विकास। क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनिषेक जनन में बिना निषेचन के भ्रूण का विकास होता है। यही क्या कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कह रहा है, मादा युग्मक जो होते हैं, कुछ पादपों में मादा युग्मक जो है ना, निषेचन के बिना निषेचन के ही भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? तो ऑप्शन है आपका स्वयुग्मन, या अनिषेक फलन, या फिर युग्मक संलयन, या फिर जो है अनिषेक जनन। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है, अभी ही आप लोगों को बताए हैं, अनिषेक जनन कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, असमोहक और परितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? कौन से परागण के लिए असमोहक और परितोषित आवश्यक है? असमोहक मतलब क्या होता है, सुगंध यानी स्मेल। ठीक है, परितोषित मतलब होता है अट्रैक्शन यानी कि आकर्षक। ठीक है, आकर्षक। ठीक है, ये दोनों किस में होना चाहिए, सुगंध और आकर्षक? कौन से परागण में, कीट परागण में, या जल परागण में, या उन्मूलीय परागण में, या वायु परागण में? एक फूल में ये दोनों होना चाहिए गुण, सुगंध और आकर्षक दोनों लगना चाहिए। तो क्या होगा राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कीट परागण के लिए। ठीक है, असमोहक और सुगंध दोनों चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप में निम्नलिखित में से किन दोनों को रोकता है? एक लिंगाश्रयी पुष्पी पादप जो है किन दोनों को रोकता है? स्वयुग्मन और सहजात परागण, सहजात पुष्पी परागण और निषेचन, उन्मूलीय परागण और परिनिषेचन। ऑप्शन डी में है स्वयुग्मन और परिनिषेचन। क्या होगा राइट आंसर? एक लिंगाश्रयी यानी कि एक लिंगाश्रयी वैसे पौधे जिसमें केवल एक ही लिंग होते हैं, नर हो या मादा, वह कौन से परागण उसमें नहीं होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वयुग्मन नहीं होगा और सहजात पुष्पी परागण इसमें नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है आपका, अनावृत बीजी का भ्रूणपोष होता है। अनावृत बीजी का भ्रूणपोष क्या होता है? द्विगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, अगुणित होता है, या बहुगुणित होता है? अनावृत बीजी का भ्रूणपोष कैसा होता है? तो याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अगुणित होता है। ठीक है, ले बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागण बनेंगे? 10 माइक्रोस्पोर मदर कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितने परागण बनेंगे, ये आपको बताना है।
देखिए इसका सलूशन करते हैं। एक माइक्रोस्पोर, ठीक है, 1 माइक्रोस्पोर कोशिका सेल से, ठीक है, कितने परागण बनते हैं? 4। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है किसके बारे में? 10 के बराबर में। 10 के लिए कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोस्पोर से कितने बनेंगे? तो 10 × 4 कितना हो जाएगा? 40। तो ये इसकी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, आवृत्तिबीजी में कितने माइक्रोस्पोर मदर कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागण बनेंगे? आवृत्तिबीजी में कितने माइक्रोस्पोर मदर कोशिका की आवश्यकता होगी जिससे 100 परागण बनेंगे? पिछले क्वेश्चन जो समझा होगा उसका राइट आंसर ये दे देगा। आवृत्तिबीजी में कितनी माइक्रोस्पोर मदर कोशिका बनेंगे जिससे क्या होगा? 100 परागण होंगे। हमने देखे थे कि एक माइक्रोस्पोर से 1 माइक्रो सेल से कितने बन रहे थे? 4। अब यहाँ पे बोल रहा है कि है ना 100 बनाने हैं हमको, ठीक है, 100 बनाने हैं। तो 100 के लिए कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए आपको पता चल गया होगा। 100 बनाने के लिए हमको कितना चाहिए? 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होता है? अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होते हैं? पत्तियों से, जड़ के शाखाग्र से, परागकण से, कलिका से। अगुणित पादप कल्चर किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा परागकण से, ठीक है। परागकण से क्या होता? परागकण तो क्या होते हैं? अगुणित होते हैं, आपको पता होगा, है ना। तो इसी से क्या प्राप्त होता है? पादप, अगुणित पादप कल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कारक है? कृषि में सबसे अधिक परागण करने वाला कौन सा कारक है? कृषि में सबसे ज़्यादा परागण किससे होता है? ऑप्शन में है आपका तितली, मधुमक्खी, मौत, बीटल। क्या होगा राइट आंसर? किससे सबसे ज़्यादा परागण होता है? तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। मधुमक्खी में सबसे ज़्यादा परागण होता है और यही 90% परागण इसी से होता है, ठीक है। ये बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है आपका, एक ही पौधे के फूल एक ही पौधे के एक फूल के कारण, एक ही पौधे के एक फूल के परागकण का दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक ही पौधे के एक ही फूल के परागण का दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्या क्रिया कहलाएगी? एक ही पौधा है, ठीक है, ये एक पौधा है, ठीक है, इसमें फूल लगा है, ठीक है। एक ही पौधे के एक फूल के परागण के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर, है ना। मान लिया जाए एक फूल यहाँ भी है, इसका परागण यहाँ आया, ठीक है, इसका परागकण यहाँ आया, तो इसका यहाँ पे पहुँचना जो है ना, पहुँचने की क्रिया क्या कहलाएगी? ऑप्शन है आपका ऑटोगेमी, एलोगेमी, जीनोगेमी, जीनेटोगोमी। क्या होगा राइट आंसर? ये आपका राइट आंसर देना है, क्या होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, ठीक है, ऑटोगेमी। जब एक ही फूल के पराग एक ही पौधे के दूसरे फूल पर पहुंचते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ऑटोगेमी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए ऑप्शन बी में है आपका ओलोगेमी। एलोगेमी क्या होता है? दो अलग अलग पौधे, ठीक है, दो अलग अलग जाति के पौधे के फूल जब एक वर्तिकाग्र पर, देखिए ये एक पौधा है, ठीक है। अच्छा यहीं पे समझा देते हैं ओलोगेमी के बारे में। क्या है कि ओलोगेमी क्या बोले हमने? दो अलग अलग जाति के पौधे के फूल, है ना, जब एक ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। मान लिया जाए ये अलग अलग पौधा है गया, ठीक है, अलग जाति के ये पौधे हैं, ठीक है, अलग जाति के पौधे हैं, इससे ये भिन्न है, ठीक है। तब इसका वर्तिकाग्र जो है
इसके वर्तिकाग्र, इसका पोलेन इसके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तब ये एलोगेमी कहलाएगा। ठीक है, एलोगेमी। उसके बाद है आपका ऑप्शन सी में क्या है, जीनोगेमी। जीनोगेमी क्या होता है, एक ही जाति के दो अलग पौधों में जब जाति समान हो, ठीक है, जाति दोनों पौधे की जाति समान हो, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, जीनोगेमी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निषेचन जिसमें परागनली द्वारा नर युग्मक आते हैं, निषेचन जिसमें परागनली नर युग्मक द्वारा आते हैं क्या कहलाते हैं, पैरोगेमी, साइनोफोगेमी, चेलेजोगोमी या सिनेगोगोमी। निषेचन जिसमें परागनली द्वारा नर युग्मक आते हैं क्या कहलाता है, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइनोफोगेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तंतुरूप समुच्चय किसका लक्षण है, तंतुरूप समुच्चय किसका लक्षण है, तंतुरूप समुच्चय किसका लक्षण है, नीलबक, अंड, सहायक कोशिका या फिर युग्मनज। तंतु समुच्चय किसका लक्षण है, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तंतुरूप समुच्चय किसका लक्षण है, सहायक कोशिका का। ठीक है, ले बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में स्वयुग्मक परागण होता है, निम्नलिखित में से किस में जो है क्या होता है, स्वयुग्मन परागण होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयुग्मक परागण सजात पुष्पी परागण में होता है। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उन्मिलनीय परागण में। किस में स्वयुग्मक परागण होता है, उन्मिलनीय परागण में होता है। यह एक ऑटोगेमी परागण का उदाहरण है। अनुमलीय परागण क्या होता है, एक ऑटोगेमी परागण है। ठीक है, ऑटोगेमस या ऑटोगेमी परागेमस से लिख देते हैं, ऑटोगेमस परागण है। ठीक है, जिसके द्वारा क्या होता है, स्वयुग्मक परागण होता है। और इसमें क्या होता है, ऑटोगेमस जब परागण और निषेचन एक बंद पुष्प में होता है। ठीक है, जब उन्मिलनीय परागण के बारे में बता रहे हैं, जब परागण और निषेचन एक बंद पुष्प के बारे में, मान लिया जाए ये एक पुष्प है। ठीक है, ये एक पुष्प है और ये बंद है, हमको तो पुष्प आता नहीं बनाने के लिए। ठीक है, तो बता देते हैं ऐसे, जब बंद पुष्प में परागण और निषेचन की क्रिया हो तभी ये कहलाता है अनुमंडलीय परागण। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, वायु परागण सामान्यतः किस में होता है, वायु परागण सामान्यतः किस में होता है, सींबों में, लिलियों में, घासों में, ऑर्किड्स में। आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, घास में। ठीक है, वायु द्वारा परागण सामान्यतः घास में ही होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, एक ही पौधे में उसके परागकोश से निकलकर परागकणों का उसी पौधे के अन्य फूलों का हस्तांतरण क्या कहलाता है। जब एक ही पौधा हो, ठीक है, एक पौधा हो गया, इसमें फूल लगा है, उसके बाद जो है यहाँ भी फूल लगा है। अब क्या कह रहा है, एक ही पौधे के परागकोश से निकलकर परागकणों का उसी पौधे के अन्य फूलों पर, इसी का इस पर या फिर इसका इस पर आना। ठीक है, हस्तांतरण क्या कहलाता है, परिनिषेचन या सजात पुष्पीकरण, केंद्रीय संलयन या स्वयुग्मन। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा, सीधा आंसर हो जाएगा सजात पुष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, वायु परागित फूल कैसे होते हैं, वायु द्वारा परागित फूल कैसे होते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन में है आपका, छोटे चटक रंगीले तथा बहुत संख्या वाले परागकण बनने वाले। ठीक है, फिर से ऑप्शन को पढ़िए, छोटे चटक रंगीले तथा बहुत संख्या में परागकण बनाने वाले। ठीक है, वायु द्वारा परागण की बात हो रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी में है, छोटे बहुत संख्या में सूखे परागणों का बनने वाले। ऑप्शन सी में है, बड़े और विपुल मात्रा में मकरंद एवं पराग बनाने वाले।
ऑप्शन डी में है आपका छोटे मकरंद पैदा करने वाले, सूखा परागण करने वाले। देखिए वायु परागण जो होता है, ठीक है, वायु परागण जो होता है आपका, ये वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है? एनीमोफिली। ठीक है, वायु द्वारा परागण क्या कहलाता है? एनीमोफिली। ठीक है, वायु द्वारा परागण को क्या कहते हैं? एनीमोफिली। और जो ऐसे होते हैं वायु द्वारा जो परागित होते हैं, ऐसे जो परागण होते हैं छोटे भी होते हैं, बहुत संख्या में सूखे परागण को बनाते हैं। ठीक है, छोटे और बहुत संख्या में सूखे परागण बनाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में भी जरूर लिखिएगा क्लास कैसा लगा। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।